हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने क्रिया शरीर में लास्ट लेक्चर में त्रिदोष टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने दोष की डेफिनेशन को देखा था। लास्ट लेक्चर हमने दोष के महत्व को देखा था और दोषों की प्रकृति निर्माण में क्या भूमिका है वो भी हमने कवर किया था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु, दोष, रस एंड गुण। यानी कि ऋतु का दोष के साथ क्या संबंध है ना, दोषों का रस के साथ क्या संबंध है ना, दोषों का गुण के साथ क्या संबंध है, किस ऋतु में कौन सा रस जो होता है बलवान होता है। तो ये टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से अक्सर एमसीक्यू में बार बार क्वेश्चन पूछता है। किसमें पूछेगा? यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आपसे पूछ लेगा कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है, किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, किस ऋतु में किस दोष का शमन होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 5 मार्क्स में यहाँ पर आपसे पूरा पूछ लेगा कि बताइए ऋतु के अनुसार दोषों का संचय, प्रकोप और शमन। ठीक है, तो वो पूरा जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो उसमें फिर इस तरह का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा ऋतु और दोष के बीच में परस्पर संबंध बताइए, तो आपको फिर ये बताना है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं तो अधिकतर तो यहाँ से एमसीक्यू पूछेगा, लेकिन 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा रस जो होता है किस दोष का प्रकोप करता है और किस दोष का शमन करता है, तो भी हम आगे देखेंगे। तो आज मैं एकदम पूरा जो इंटर रिलेशनशिप वाला टॉपिक इसको मैं पूरा आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक ये सिंगल पीडीएफ में हम क्या करेंगे, ये सिंगल लेक्चर में हम ये वाला जो इंटर रिलेशनशिप वाला टॉपिक वो पूरा कवर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम। जो एनसीआईएसएम के सिलेबस में जो दिया गया है कि आपको किस किस के बीच में संबंध बताना है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इस पीपीटी में इंक्लूड करके लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया, सबसे पहले यहाँ पर ऋतु और दोष के बीच में परस्पर संबंध को बताया गया है कि ऋतु और दोष के बीच में क्या परस्पर संबंध है। तो अब यहाँ पर बोल रहे होंगे आप कि सर ये ऋतु का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऋतु का मतलब क्या होता है, ऋतु का मतलब होता है सीजन, है ना। ऋतु का मतलब क्या होता है, सीजन। हम ऋतुचर्या में ऋतु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपका अष्टांग हृदय का तीसरा चैप्टर है ऋतुचर्या, तो वहां पर मैं ऋतुचर्या आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ ऋतु का मतलब क्या होता है, कितनी ऋतुएं होती है, कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है ना। कौन सी ऋतु आदान काल की ऋतु है, कौन सी ऋतु विसर्ग काल की ऋतु है, आदान काल क्या होता है, विसर्ग काल क्या होता है, ये मैं आपको छोटे में आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि आपको फिर ये संचय, प्रकोप और शमन आपको समझ में आ जाए, है ना। मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए आपके लिए जितना जरूरी है उतना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट है, 23 बैच के स्टूडेंट है, उनको तो सब कुछ पता ही है, क्योंकि उनको मैंने ऋतुचर्या पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम आप फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ऋतु, ऋतु का मतलब क्या होता है, ऋतु का मतलब होता है सीजन। और आयुर्वेद ये बोलता है, आयुर्वेद के अनुसार कितने सीजन होते हैं, 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतुएं होती है, ऐसा बोल दो आप। आपने भी सुना होगा, है ना, आपने भी ऋतुओं का नाम सुने ही होंगे। तो आयुर्वेद क्या बोलता है, आयुर्वेद बोलता है कि सीजन जो होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि 6 ऋतुएं होती है। कौन कौन सी 6 ऋतु होती है कौन कौन सी 6 ऋतु होती है, चलो आप थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कौन कौन सी 6 ऋतु होती है, तो सबसे पहली ऋतु कौन सी ऋतु होती है, शिशिर ऋतु, है ना। शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद वसंत ऋतु, है ना, वसंत ऋतु। वसंत के बाद आपकी कौन सी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद ऋतु, शरद के बाद हेमंत ऋतु। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकार से कितने ऋतुएं होती है, ये 6 ऋतुएं होती है। और इसी क्रम से आपको ऋतुएं याद कर लेना है। अगर आपको संचय, प्रकोप और शमन को, है ना, यानी कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है, किसका प्रकोप होता है, किसका शमन होता है, इसको अगर आपको रटना ना पड़े तो सबसे पहले आप क्या करो, इस क्रम को याद कर लीजिए, है ना। जो पुराने बच्चों उनको तो पता है, लेकिन मैं नए बच्चों पर ध्यान दे रहा हूँ अभी, है ना। तो आप 6 ऋतुएं जो होती है, जो पुराने बच्चे फटाफट इस लेक्चर को स्पीड में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो 6 ऋतुएं होती है आयुर्वेद के अनुसार, कौन सी, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, और ये हर एक ऋतु जो होती है कितने कितने महीने की होती है, 2-2 महीने की होती है। जैसे कि अगर मैं शिशिर की बात करता हूँ, तो शिशिर जो होती है कौन से महीने में आती है, माघ और फाल्गुन में, है ना, माघ और फाल्गुन में। ठीक है, माघ और फाल्गुन में। वसंत की बात करते हैं तो वसंत कब आती है, चैत्र और वैशाख में, है ना, चैत्र और वैशाख में। ठीक है,
और ग्रीष्म की बात करते हैं, ग्रीष्म कब आती है? ग्रीष्म जो होती है जेठ और आषाढ़ में आती है, ठीक है। किसमें आती है? जेठ, अरे जेठ और किसमें आती है? आषाढ़ में आती है, ठीक है, जेठ और आषाढ़। उसके बाद वर्षा, वर्षा की बात करते हैं, वर्षा कब आती है? श्रावण और भाद्रपद, है ना, श्रावण भादव, श्रावण भादव, ठीक है, भाद्रपद बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद शरद की बात करते हैं, शरद कब आती है? अश्विन कार्तिक, है ना, अश्विन और कार्तिक, है ना, अश्विन और कार्तिक। वह अगर बात करते हैं हेमंत, हेमंत करेंगे, हेमंत हो जाएगा मार्गशीर्ष और पोष, ठीक है, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष और पोष, मार्गशीर्ष और पोष, ठीक है। तो इस तरह से आयुर्वेद ने क्या बोला? आयुर्वेद ने ये बोला कि 6 सीजन होते हैं, 6 ऋतुएं होती है, और हर एक ऋतु जो होती है कितने महीने की होती है? 2-2 महीने की होती है। जो नए बच्चे याद कर लो इसको आप, है ना। शिशिर जो होती है कौन से महीने में आती है? माघ और फाल्गुन में, वसंत चैत और वैशाख में, है ना। ग्रीष्म जो होती है जेठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, शरद अश्विन कार्तिक, और हेमंत की बात करते हैं मार्गशीर्ष और पौष, ठीक है। तो 6 ऋतुएं होती है, हर एक ऋतु जो होती है 2-2 महीने की होती है, ठीक है। ऊपर की 3 ऋतुएं जो होती है ना, आयुर्वेद क्या बोलता है? ऊपर की 3 ऋतु जो होती है ये कौन से काल की ऋतु होती है? ये आदान काल की होती है। ये कौन से काल की ऋतु होती है? ये आदान काल की ऋतु होती है ना। इसे हम उत्तरायण काल भी बोल देते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? उत्तरायण काल भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो आदान काल क्यों बोला? आदान काल इसलिए बोला, आदान का मतलब क्या होता है? आदान का मतलब होता है लेने वाला, है ना। तो आदान काल के इसको क्यों बोला? ऊपर की जो 3 ऋतु होती है इसको आदान काल इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर जो होता है इस आदान काल में, आदान काल की अगर हम बात करते हैं तो आदान काल में क्या होता है? आदान काल में क्या होता है? आदान काल में क्या होता है? आदान काल में सूर्य का बल जो होता है ना। आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। आदान काल में सूर्य का बल जो होता है, यानी कि सूर्य जो होता है कैसा होता है? बलवान होता है। और चंद्रमा का बल जो होता है ना, चंद्रमा का बल जो होता है वो कैसा होता है? कम होता है। चंद्रमा का बल कैसा होता है? क्षीण होता है, ठीक है। और आदान काल में, जिसके आदान का मतलब मैंने आपको बताया ना, आदान का मतलब लेने वाला, तो सूर्य जो होता है वो क्या होता है? इस जगत का, इस प्राणियों के बल को क्या करता है? खींचता है। बल को खींचना यानी कि ये पृथ्वी की जो सौम्य क्वालिटी होती है, पृथ्वी की जो कूलिंग क्वालिटी होती है उसको क्या करता है? कम करता है। यानी कि ये क्या करता है? पृथ्वी की स्निग्धता को कम करता है, पृथ्वी की चिकनाहट को कम करता है, पृथ्वी की नमी को कम करता है, और यहाँ पर रुक्षता को बढ़ाता है, ठीक है। इस काल को उत्तरायण काल भी बोल देते हैं। उत्तरायण काल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है उत्तर दिशा की ओर गमन करता है, और उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए इसकी जो किरणें जो होती है वो कैसे हो जाती है? तीक्ष्ण हो जाती है ना। और सूर्य की उष्मा से हवाएं जो होती है वो भी कैसी हो जाती है? रुक्ष हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हवाएं रुक्ष हो जाने के कारण, सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण, सूर्य का बल बलवान हो जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है? इन ऋतुओं में रुक्षता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि आप शिशिर से वसंत में जाएंगे, वसंत से ग्रीष्म में जाएंगे तो रुक्षता जो होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। और प्राणियों का बल जो है वो क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। पृथ्वी की कूलिंग क्वालिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। यानी कि आप शिशिर से बसंत में जाएंगे तो रुक्षता बढ़ेगी, बसंत से ग्रीष्म में जाएंगे तो रुक्षता और ज्यादा बढ़ेगी, और प्राणियों का बल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम होते जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अगर मैं इस ऋतु की बात करता हूँ, इन 3 ऋतुओं की बात करता हूँ, किसमें? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म की बात करता हूँ, है ना। किसकी बात करता हूँ? शिशिर, शिशिर वसंत, शिशिर वसंत और ग्रीष्म की बात करता हूँ। तो इन 3 ऋतुओं में क्या होगा? इन 3 ऋतुओं में रुक्ष रस वाले गुण, रुक्ष गुण वाले जो रस होते हैं वो कैसे होते हैं? बलवान होते हैं। जैसे कि बात करते हैं रुक्ष 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 गुण वाले जो रस है वो क्या क्या है? रुक्ष गुण वाले जो रस है वो क्या है? तिक्त कटु कसाई, है ना। वो क्या है? तिक्त कटु कसाई। ये क्या है? तीक्ष्ण गुण वाले रस है। तो ये भी क्या होते हैं? ये बलवान हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं? बलवान हो जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं शिशिर, जैसे कि अगर हम शिशिर ऋतु की बात करते हैं तो शिशिर ऋतु में आपका तिक्त रस जो होता है वो क्या होता है? तिक्त रस जो होता है क्या होता है? बलवान होता है, ठीक है। यानी कि तिक्त रस की उत्पत्ति होती है। वसंत की बात करते हैं तो वसंत में क्या होता है? कसाई रस की उत्पत्ति होती है ना। और ग्रीष्म की बात करते हैं तो ग्रीष्म में क्या होता है? कटु रस की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? कटु रस की, ठीक है। तो इस प्रकार से क्योंकि आदान काल में सूर्य का बल क्या होता है? बलवान होता है। सूर्य की किरणें कैसे होती है? तेज होती है। हवाएं कैसे होती है? रुक्ष होती है ना।
और साथ में यहाँ पर क्या होता है, रुक्ष रुक्ष गुण वाले रसों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस काल को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय काल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आग्नेय काल भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, प्राणियों का बल कम होता जाता है और दुर्बलता जो होती है, यानी कि वीकनेस जो होती है बढ़ती जाती है। यानी कि आप शिशिर में देखेंगे तो शिशिर में प्राणियों का बल क्या होगा, थोड़ा अधिक होगा, लेकिन शिशिर से वसंत में जाएंगे बल कम होगा, वसंत से ग्रीष्म में जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी कि अदान काल के आदि में, यानी कि शुरुआत में बल जो होता है कैसा होता है, अधिक होता है, लेकिन इसके अंत में, है ना, अदान काल के अंत कहाँ पर होगा, ग्रीष्म में होगा। तो इसमें क्या होता है, प्राणियों का बल जो होता है क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आग्नेय काल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये था कि आयुर्वेद के अनुसार 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हर एक ऋतु जो होती है 2-2 महीने की होती है। ऊपर के 3 ऋतु को हम क्या बोलते हैं, अदान काल बोलते हैं। अदान काल या इसे हम उत्तरायण काल बोलते हैं। उत्तरायण क्यों बोलते हैं, क्योंकि सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर गमन करता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तेज हो जाती है, सूर्य की उष्मा से यहाँ पर हवाएं भी क्या होती है, रुक्ष हो जाती है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण, हवाएं रुक्ष हो जाने के कारण यहाँ पर क्या होता है, सूर्य जो होता है वो कहते हैं प्राणियों के बल को लेता है, यानी कि प्राणियों के बल को क्या करता है, कम करता है, प्राणियों की दुर्बलता को बढ़ाता है। पृथ्वी की कूलिंग इफेक्ट जो होती है ना, पृथ्वी के सौम्य गुण जो होता है उसको भी क्या करता है, कम करता है ना। और यहाँ पर क्या होता है, रुक्ष गुण वाले रसों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अग्नि काल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, हम डिटेल में ऋतुचर्या में पढ़ेंगे। मैं आपको संचय, प्रकोप और शमन पढ़ाने के लिए सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा आपको तो बेहतर रहेगा। जो नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट को तो पता है मैं पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है, अब नीचे की जो वर्षा, शरद और हेमंत की बात करते हैं। ठीक है, तो वर्षा, शरद और हेमंत जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विसर्ग काल बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग काल, या इसे हम दक्षिणायन भी बोल देते हैं, है ना, दक्षिणायन भी बोल देते हैं। ठीक है, विसर्ग मतलब देने वाला, यानी यहाँ पर प्राणियों का बल जो होता है क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि इन तीनों ऋतुओं में क्या होता है, बादल छाए होते हैं, वर्षा होती है ना, तो यहाँ पर पृथ्वी की रुक्षता जो होती है क्या होती है, कम होती है, और स्निग्धता यहाँ पर बढ़ती है, चिकनाहट पृथ्वी क्या होती है, बढ़ती है ना। यहाँ पर चंद्रमा जो होता है वो बलवान होता है, सूर्य का बल जो होता है कैसा होता है, क्षीण हो जाता है, और चंद्रमा जो होता है क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, इसीलिए इसे हम दक्षिणायन काल भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, विसर्ग काल में क्या होता है, विसर्ग काल में जो स्निग्ध है ना, जो स्निग्ध गुण वाले रस होते हैं, स्निग्ध गुण वाले रस होते हैं, उनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। स्निग्ध गुण वाले कौन से हो जाएंगे, तो मधुर, अम्ल और लवण, है ना, क्या हो जाएगा, मधुर अम्ल और लवण, मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं हेमंत, हेमंत में क्या होता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है। शरद की बात करते हैं इसमें लवण रस की उत्पत्ति होती है। वर्षा की बात करते हैं इसमें अम्ल रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, प्राणियों का बल जो होता है क्या बढ़ता है। जिसकी बात करते हैं वर्षा से आप शरद में जाएंगे तो बल और ज्यादा बढ़ेगा, और शरद से हेमंत में आएंगे तो बल क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विसर्ग का, इसलिए इसे हम विसर्ग कारक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि प्राणियों का बल यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने क्या बोला कि 6 ऋतुएं होती है, हर एक ऋतु जो होती है 2-2 महीने की होती है। ऊपर के 3 ऋतु को हम अदान काल बोलते हैं या उत्तरायण, और नीचे के 3 ऋतु जो होती है हम क्या बोलते हैं, विसर्ग काल या दक्षिणायन बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको और डिटेल में अगर नहीं भी पता चल रहा है, जो नए स्टूडेंट है, तब लोड मत लीजिए। हम डिटेल में कहाँ पर पढ़ेंगे, हम डिटेल में ऋतुचर्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको डिटेल में हर चीज और बताऊंगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या बोला कि 6 ऋतुएं होती हैं, और हर ऋतुओं में क्या होता है, किसी दोष का प्रकोप होता है, किसी दोष का शमन होता है, और किसी दोष का क्या होता है, संचय होता है। ठीक है, और संचय, प्रकोप और शमन मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं बताया तो फिर आपको बता देता हूँ। संचय, प्रकोप और शमन, आप सोच रहे होंगे सर संचय क्या होता है, सर प्रकोप क्या होता है, और सर शमन क्या होता है ना, शमन क्या होता है, तो वो भी आप जान लीजिए। संचय का मतलब क्या होता है, दोषों का इकट्ठा होना, दोषों का अपने स्थान पर इकट्ठा होना, इसे हम क्या बोलते हैं, संचय होना। ठीक है, जैसे क्या है, हर एक दोषों के क्या होते हैं, अपनी बॉडी में अलग अलग स्थान होते हैं, सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी ये विशेष स्थान पर पाए जाते हैं। तो अपने अपने स्थानों पर दोषों का इकट्ठा होना, उसे हम क्या बोलते हैं, संचय बोलते हैं। ठीक है, प्रकोप की बात करते हैं, अपने स्थान छोड़कर अलग स्थान पर जाना, प्रकोप कहलाता है। और शमन की बात करते हैं, दोषों का शांत होना, क्या कहलाता है, वो शमन कहलाता है। तो किसी ऋतु में किसी दोष का संचय होगा, किसी का प्रकोप होगा, और किसी का क्या होगा, शमन होगा। जैसे कि अगर हम कफ दोष की बात करते हैं, है ना,
जैसे कि अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम कफ दोष की बात कर देते हैं तो कफ दोष का संचय जो होता है, यानी कि कफ दोष होते हैं अपने स्थान पर इकट्ठे कौन सी ऋतु में होते हैं, शिशिर ऋतु में होते हैं। किसमें होते हैं, शिशिर ऋतु में। शिशिर ऋतु में क्या होता है शिशिर ऋतु जो होती है ये किसकी आदान काल की ऋतु है ना। और शिशिर ऋतु की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अधिक ठंड होती है। अधिक ठंड हो जाने के कारण कफ जो होता है अपने स्थान पर जमने लगता है, अपने स्थान पर क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। और संचय के बाद दूसरा कफ का प्रकोप किसमें होगा, तो कफ का जो प्रकोप होता है शिशिर के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, आपकी वसंत ऋतु आती है, ठीक है, वसंत ऋतु आती है। तो जैसे कि हमने क्या बोला कि ये आदान काल की ऋतुएं हुए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, रुक्षता बढ़ती जाएगी, यानी कि आप शिशिर से वसंत में आएंगे तो रुक्षता यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। सूर्य की किरणें क्या होगी, तेज होगी। तो उस सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण जो जमा हुआ कफ था, जो कि किस में जमा था, शिशिर ऋतु में जमा था, वो क्या होता है, पिघलकर जल स्वरूप हो जाता है और अपना स्थान छोड़कर अलग स्थान में जाने लगता है। और अपने स्थान छोड़कर अलग स्थान में जाना है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रकोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कफ जो होता है वो प्रकोप किस में होता है, वसंत ऋतु में होता है। क्यों होता है, क्योंकि शिशिर से वसंत ऋतु आते आते सूर्य की किरणें क्या होती, तेज हो जाती है और सूर्य की उष्मा से वो जो कफ संचित हुआ था किसमें, शिशिर ऋतु में, वो पिघलकर जल स्वरूप हो जाता है और अपना स्थान छोड़कर अलग स्थान में जाने लगता है। यानी कि कफ का जो प्रकोप होता है कौन सी ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में होता है, ठीक है। और इसके शमन की अगर हम बात करते हैं, इसके शमन की बात करते हैं तो वसंत के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है। तो ये जो कफ जो होता है ये शमन करता है किसमें, आपकी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, रुक्षता और अधिक बढ़ जाती है, सूर्य की किरणें और अधिक तेज हो जाती है। तो सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण, रुक्षता के कारण जो कफ था वो क्या हो जाता है, उसका शमन हो जाता है, वो शांत हो जाता है, सूख जाता है, एक प्रकार से आप ऐसा बोल दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कफ का जो संचय होता है किसमें होता है, शिशिर में होता है। तो आप संचय को याद कर लीजिए, आप किसको याद कर लीजिए, हर दोस्तों के आप संचय को याद रखो, है ना। तो यहाँ पर भी आप कफ के संचय को याद कर लीजिए। संचय जो होता है किसमें होता है, शिशिर में। तो उसकी अगली दो ऋतु जो होती है, अगर आपने ये क्रम याद कर लिया होगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आप क्रम को याद कर लो। तो शिशिर के बाद अगली दो ऋतु कौन सी, वसंत और ग्रीष्म। तो वसंत में क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा, ग्रीष्म में क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम वात की बात कर लेते हैं ना। अगर हम वात की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, वात दोष की बात करते हैं, है ना। वात दोष की बात करते हैं तो वात दोष जो होता है, वात दोष का संचय जो होता है वो किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, अधिक रुक्षता बढ़ी हुई होती है ना। सूर्य की किरणें खूब अधिक क्या होती है, तेज होती है। और वात का गुण भी है रुक्ष वाला, है ना। तो यहाँ पर वात जो होते हैं अपने स्थान पर क्या होते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है। और इसकी अगली ऋतु कौन सी होती है, ग्रीष्म के बाद अगली ऋतु जो होती है कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है ना, वर्षा ऋतु। तो आपका जो वात दोष जो होता है इसका प्रकोप कब कौन सी ऋतु में होता है, इसका जो प्रकोप है वो वर्षा ऋतु में होता है ना। और इसका जो शमन की अगर हम बात करते हैं तो वात दोष जो होता है वो कौन सी ऋतु में शमन होता है, इसका शरद ऋतु में इसका क्या होता है, शमन होता है। कौन सी ऋतु में होता है, शरद ऋतु में इसका शमन होता है, ठीक है। तो वात दोष संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में। इसकी अगली ऋतु कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, उसमें क्या होता है, प्रकोप। और वर्षा की अगली ऋतु शरद, इसमें क्या होता है, इसका शमन होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, हर दोषों के आप संचय को याद कर लीजिए। कफ का संचय किसमें होता है, शिशिर में होता है। तो उसकी अगली ऋतु, अगर आपने इस क्रम को याद किया होगा तो आपको पता होगा कि शिशिर के बाद अगली ऋतु कौन सी है, अगली ऋतु वसंत और ग्रीष्म है। तो वसंत में क्या होगा, उसका कफ का प्रकोप होगा और शमन किसमें होगा, ग्रीष्म में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वात की, वात का संचय आप याद कर लीजिए, संचय किसमें होता है, ग्रीष्म में। तो इसकी अगली ऋतु कौन सी है, वर्षा, इसमें क्या होगा, उसका प्रकोप होगा। इसके बाद वर्षा की अगली ऋतु कौन सी, शरद, तो उसमें क्या होगा, उसका शमन होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं बात हो गया। बात के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी पित्त की, है ना। तो ये जो पित्त होता है, पित्त का संचय किसमें होता है, तो पित्त का जो संचय होता है, पित्त का जो संचय होता है वो किसमें होता है, वर्षा ऋतु में होता है ना, वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है। तो इसकी अगली ऋतु कौन सी है, अगली ऋतु है वर्षा। वर्षा के बाद क्या आती है, वर्षा के बाद शरद आती है ना, शरद होती है। तो शरद में इसका क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। और शरद के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, शरद के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, हेमंत आती है। तो हेमंत में इसका क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा, है ना। हेमंत में इसका हो जाएगा, शमन हो जाएगा। तो आप पित्त का भी संचय याद कर लीजिए। संचय किसमें होता है, वर्षा में होता है। तो इसकी अगली ऋतु, अगर आपको वो क्रम है तो आपको पता होगा कि अगली ऋतु कौन सी है। तो वर्षा के बाद अगली ऋतु कौन सी है, शरद है। तो शरद में इसका क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा।
और शरद के बाद अगली ऋतु कौन सी है, हेमंत है, तो हेमंत में क्या हो जाएगा, इसका शमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, ऋतुओं और दोष का क्या होता है, संबंध होता है। आपको पता होना चाहिए कौन सी ऋतु में किस दोष का क्या होगा, संचय होगा, किसका प्रकोप होगा और किसका क्या होगा, शमन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ग्रीष्म ऋतु में वात दोष का क्या होता है, तो वात दोष का क्या होता है, संचय होता है। आपसे पूछ लेगा वात दोष का प्रकोप जो होता है कौन सी ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में होता है। ठीक है, तो अगर आपको संचय याद होगा, हर एक दोषों का संचय याद होगा कि कौन सी ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, तो आप प्रकोप और शमन कर जाएंगे। अगर आपको वो क्रम याद रहेगा तो आपको फिर क्या करना है, अगले 2 ऋतु जो है उसमें क्या होगा, उसका प्रकोप या शमन होगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है तो उसमें उस दोष के क्या होंगे, अधिक विकार होंगे। यानी कि जैसे कि बात करते हैं कफ का प्रकोप किसमें होता है, वसंत ऋतु में होता है। तो वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा किसके रोग होंगे, कफज रोग होंगे, कफज विकार होंगे। ठीक है, कफज विकार होंगे। तो आपको फिर क्या करना है, आपको वसंत ऋतु में ऐसे आहार विहार लेना है जो कफ को क्या करे, कम करे। ठीक है, कफ को जो कम करे ऐसे आहार विहार को आपको लेना है। कफ को कम करने वाले आहार विहार कौन से, तो आपको रुक्ष आहार लेना है ना, आपको उष्ण आहार लेना है। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपको आपके कफ को कम करेगा। वही अगर हम वात की बात करते हैं तो वात का जो प्रकोप होता है किसमें होता है, वर्षा ऋतु में होता है। यानी कि वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा जो रोग होंगे वो किससे होंगे, वातज रोग होंगे, वातज विकार होंगे। तो आपको फिर ऐसा आहार विहार लेना है जो बात क्या करे, कम करे। वही अगर हम बात करते हैं पित्त की, तो शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। तो आपको फिर क्या करना है, आपको शरद ऋतु में ऐसे आहार विहार लेना है जो पित्त का क्या करे, शमन करे, पित्त का क्या करे, शांत करे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है आयुर्वेद में। तो आपको ऋतुएं पता होना चाहिए, है ना, कौन सी ऋतु में किस दोष का संचय प्रकोप शमन होता है ये पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे चिकित्सक बनना चाहते हैं तो। जैसे कि मान लो आपके पास कोई रोगी आया है ना, तो आप क्या करेंगे, उसे एग्जामाइन करेंगे कि उसे कौन सा रोग है, वातज रोग है, पित्तज रोग है, कफज रोग है। ठीक है, जैसे कि मान लो उसको क्या है, कफज रोग है ना, उसको मान लो क्या है, उसको मान लो कफज रोग है। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, ऐसे आहार विहार देना जो कफ को शांत कर देगा। ठीक है, साथ में आहार विहार आपको रोगी को एग्जामाइन करके तो देना है, यानी कि कौन सा उसको रोग है ना। जैसे कि मान लो उसको कफज रोग है तो आपको फिर ऐसे आहार देना, ऐसे आहार उसको मतलब रिकमेंड करना है कि उसकी बॉडी में कफ को क्या करते हैं, वो शांत कर दे। लेकिन यही नहीं, एग्जामाइन अपने रोग को तो एग्जामाइन कर दिया, साथ में आपको ऋतु का भी ध्यान रखना है कि कौन सी ऋतु चल रही है ना, साथ में उसकी प्रकृति को भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो होती है आयुर्वेद की चिकित्सा में मैटर करती है ना। तो एक अच्छे चिकित्सक को ये सब पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु में किस दोष का संचय प्रकोप या शमन होता है। अगर एक आयुर्वेद के चिकित्सक को ये पता नहीं होगा तो वो चिकित्सा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो नए स्टूडेंट है, आई थिंक आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है ना। जितना सिंपलेस्ट वे में आपको समझा सकता था उतना मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। कई लोग क्या करते हैं, इसकी ट्रिक बता देते हैं, संचय प्रकोप और शमन की क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं। तो मैं आपको ट्रिक याद करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आपको बस क्या करना है, आपको 6 ऋतुएं पता होना चाहिए, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। कौन सी ऋतु कौन से महीने में आती है ये आप याद कर लो। ऊपर के 3 आदान काल वाले ऋतु, नीचे के 3 जो होती है विसर्ग काल वाली ऋतु है। तो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको पूरा एक ऋतु का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाए। लेकिन हमारा जो टॉपिक हो क्या है, संचय प्रकोप और शमन। तो इसके लिए आपको सिर्फ ऋतु के नाम पता होना चाहिए। तो कम से कम आप अभी ऋतु के नाम तो पता कर लो। ठीक है, तो ऋतु के नाम जैसे आपको याद हो जाएंगे तो कौन सी ऋतु में किसका क्या होता है, संचय होता है, वो याद कर लो, है ना। तो उसके अगली 2 ऋतु होगी तो प्रकोप और शमन हो जाएगा उसमें। ठीक है, वैसे पित्त को देखिए आप यहाँ पर, वर्षा में इसका क्या होता है, संचय होता है। तो वर्षा के बाद अगली ऋतु कौन सी, शरद, इसमें क्या होगा, उसका प्रकोप होगा। और अगली ऋतु हेमंत, तो इसमें क्या होगा, उसका शमन होगा। तो इस तरह से आपको संचय प्रकोप और शमन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर ऋतु के अनुसार रसों की उत्पत्ति बताइए। तो वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि बात करते हैं शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये कौन सी ऋतु है, ये आदान काल की ऋतुएं हैं। ये कौन सी ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। तो इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको आदान काल और विसर्ग काल बताया था। ठीक है, मैं हर चीज जो आपको बताता हूँ तो उसमें उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। जैसे कि यहाँ पर ये टॉपिक है तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। देखिए ना, देखिए आप, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, तो ये कौन सी ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। आदान काल में क्या होता है, प्राणियों का बल कम होता है। आदान काल में क्या होता है, सूर्य जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर गमन करता है ना। यहाँ पर सूर्य का बल क्या होता है, बलवान होता है। चंद्रमा का बल क्या होता है, कम होता है।
सूर्य जो होता है उसकी किरणें तेज होती है ना, यहाँ पर रुक्षता बढ़ती है, ठीक है। पृथ्वी की कूलिंग क्वालिटी, पृथ्वी की स्निग्धता जो होती है क्या होती है, कम होती है, और यहाँ पर उन दोषों की उत्पत्ति होती है जिसमें रुक्ष गुण होते हैं। तो रुक्ष गुण किसमें होते हैं, तिक्त, कसाय और कटुम होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो रुक्ष गुण वाला रस होता है वो आपका कटु होता है। और आपको पता है ग्रीष्म में रुक्षता सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, कटु रस की उत्पत्ति होगी। उसके बाद कटु से कम रुक्ष कसाई, है ना, तो वसंत में क्या जाएगा, कसाई रस की उत्पत्ति होगी। उससे कम तिक्त, तो शिशिर में तिक्त रस की उत्पत्ति होगी, ठीक है। जिसके आपको पता है ऊपर से नीचे जाएंगे तो रुक्षता क्या होती है, रुक्षता बढ़ती है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने पर क्या होंगे, अधिक रुक्ष गुण वाले रस की उत्पत्ति होगी। जैसे कि बात करते हैं शिशिर में तिक्त, वसंत में कसाई और ग्रीष्म में कटु। वही अगर हम नीचे के 3 ऋतु की बात करते हैं तो विसर्ग काल की ऋतु है। यहाँ पर प्राणियों का बल क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर हवाएं चलती है, यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, बादल छाए हुए रहते हैं, वर्षा होती है, पृथ्वी की सौम्य क्वालिटी, कूलिंग क्वालिटी क्या होती है, बढ़ती है। प्राणियों का बल क्या होता है, बढ़ता है। रुक्षता क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर स्निग्धता बढ़ती है, और यहाँ पर कौन से रस की उत्पत्ति होगी, स्निग्ध गुण वाले रस की उत्पत्ति होगी। तो मधुर, अम्ल, लवण ये क्या है, स्निग्ध गुण वाले रस है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो स्निग्धता बढ़ती है, और सबसे अधिक स्निग्ध गुण वाला रस जो होता है वो क्या होता है, मधुर होता है। इसलिए हेमंत में क्या होता है, मधुर रस की उत्पत्ति होती है ना। लवण जो होता है मधुर से थोड़ा कम स्निग्ध होता है, तो शरद में क्या होता है, लवण रस की उत्पत्ति होती है। अम्ल जो होता है लवण से थोड़ा और कम स्निग्ध होता है, तो वर्षा में क्या होता है, अम्ल रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलरेडी ऊपर ही पढ़ा दिया है, देखा कितना खतरनाक काम किया मैंने। चलो अब हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर रस दोषों का परस्पर संबंध बताया है, यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि कौन सा रस जो होता है किस दोष को प्रकोपित करता है, कौन सा रस जो होता है किस दोष का शमन करता है। तो आप इसको बस याद कर लीजिए, है ना, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप बस एक ऑर्डर बना लीजिए। ऑर्डर इस तरह से, रस 6 प्रकार के रस को आयुर्वेद में 6 रस बताए गए, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाई, ठीक है। रस क्या होता है, रसना के द्वारा जिसका आस्वादन किया जाता है ना, रसना के द्वारा, यानी कि आपकी जो ये रस इंद्रिय होती है, रंग जो होता है उससे जिसका टेस्ट लिया जाता है उसमें क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, क्या है, मधुर, अम्ल, लवण, है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, है ना। क्या जाएगा, कटु, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाई। तो ये 6 रस बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम कफ की बात करते हैं तो ऊपर के तीन जो होते हैं ये क्या करते हैं, कफ का प्रकोप करते हैं, कफ का क्या करते हैं, प्रकोप करते हैं, ठीक है। और नीचे के 3 जो होते हैं ये क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं, कफ का क्या करते हैं, शमन करते हैं। वही अगर हम वात की बात करते हैं तो ऊपर के 3 जो होते हैं वो क्या करते हैं, वात का शमन करते हैं, वात का शमन करते हैं। और नीचे के 3 जो होते हैं ये वात को क्या करते हैं, प्रकोपित करते हैं, वात को क्या करते हैं, प्रकोप करते हैं, ठीक है। और वही अगर हम पित्त की बात करते हैं, पित्त की अगर हम बात कर देते हैं तो मधुर जो होता है ये क्या करता है, देखिए आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, देखिए हाँ समन सही है। तो बात जो मतलब मधुर, ये काट दो आप, है ना, मधुर जो होता है पित्त का क्या करता है, शमन करता है, और नीचे के 2 जो होते हैं पित्त का शमन करते हैं, बाकी बीच के जो 3 है ये क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछ भी लेगा कि रस और दोषों के बीच में पारस्परिक संबंध बताइए, तो आपको 5 मार्क्स में भी यहाँ से आ जाता है, और आता ही यहाँ पर 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो दोष होते हैं ना, ये दोष जो होते हैं, ये दोष जो होते हैं ये आयु के अनुसार, है ना, आयु की अवस्था के अनुसार, ठीक है, या दिन दिन में, है ना, या दिन में आप बात कर लो, या रात्रि की आप बात कर लो, या आप जब खाना खाते हैं, या आप जो खाना खाते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार भी क्या होता है, दोष जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कब प्रकोपित होता है, कब क्या होता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर वात, पित्त और कफ, तो इसमें से अगर हम वात की बात करते हैं, अगर हम वात की बात करते हैं तो वात जो होता है आयु के अंतिम में, दिन के अंतिम में, रात्रि के अंतिम में और भोजन के अंत में, यानी कि आप भोजन करते हैं तो भोजन के अंत में, है ना, भोजन के अंत में,
तो वात का क्या होता है अंतिम में, है ना, वात का जो अंत होता है ना, मतलब वात दोष जो होता है, इन सब के अंतिम में वात दोष का क्या होता है, प्रकोप होता है, वात दोष का प्रकोप होता है। जैसे कि बात करते हैं आयु की, अगर हम बात करते हैं तो आयु की कितनी अवस्था होती है, आयु की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है आपका बाल अवस्था, बाल होने के बाद युवा अवस्था, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आपका वृद्ध अवस्था। तो हमने क्या बोला कि वात दोष जो होता है हर एक काल के अंतिम में उसका क्या होता है, प्रकोपित होता है। जैसे कि बात करते हैं, मैंने बोला कि आयु की 3 अवस्था होती है, बाल्य अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था क्या है, अंतिम है, हाँ, आयु का अंतिम काल है। तो वृद्ध अवस्था में वात क्या होगा, प्रकोपित होगा, है ना। वैसे अगर हम बात करते हैं दिन, दिन में भी क्या होगा, एक तो क्या सुबह वाला काल होता है, प्रातः काल, फिर मध्य, फिर शाम होती है। तो शाम में क्या होता है, वात आपका क्या होता है, प्रकोपित होता है। रात्रि के भी 3 होते हैं, है ना। तो रात्रि के अंतिम में भी वात का क्या होता है, प्रकोपित होता है। और आप भोजन खाते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन के अंत में, तो भोजन के अंत में भी वात क्या होता है, प्रकोपित करता है। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर दिन के अंतिम में, देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए दिन के अंतिम में, है ना, दिन के अंतिम में, रात्रि के अंतिम में, है ना, आयु की बात करते हैं तो आयु की अंतिम अवस्था जो होती है वृद्धावस्था होती है, और भोजन की आखिरी अवस्था जो होती है परिपक्व अवस्था होती है। तो इन सब में वात जो होता है, यानी कि आप चाहे दिन की बात कर लो, चाहे रात्रि की बात कर लो, आयु की बात कर लो, भोजन की बात कर लो, इन सब के अंतिम में वात जो होता है इसका क्या होता है, प्रकोप होता है। इन सब के मध्य में, जिसकी बात करते हैं दिन का मध्याह्न होता है ना, इनकी दोपहर का जो समय होता है। रात्रि में जो मध्य रात्रि होती है ना, आयु के जो मध्य काल होता है युवा अवस्था होता है, और भोजन का जो मध्य होता है तो यानी कि भोजन का जो पाचन होता है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, पित्त का प्रकोपित होता है। और शुरुआत जो होती है, आदि जो होता है, जिसको दिन का आदि क्या होता है, प्रातः काल, है ना। रात्रि की शुरुआत को हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक पहर बोलते हैं। आयु की प्रारंभिक अवस्था जो होती है क्या होती है, बाल्य अवस्था होती है। और भोजन की प्रारंभिक अवस्था आम अवस्था होती है, यानी कि भोजन के साथ कच्चा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि अंत में, है ना, इन सबके काल के अंत में वात जो होता है इसका क्या होता है, प्रकोप होता है ना। इन सबके मध्य की बात करते हैं तो मध्य में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। और इन सबके आदि की बात करते हैं, है ना, शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में कफ प्रकोपित होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर गुण यानी कि दोषों के एक प्रकार से गुण की बात की गई है। वात पित्त कफ जो होते हैं इन सब का क्या होता है, अलग अलग गुण होता है। जैसे की बात करते हैं वात जो होता है रुक्ष जो होता है, लघु होता है, शीत खर विशद सूक्ष्म जल सुशील सर मृदु। पित्त की बात करते हैं उष्ण लघु तीक्ष्ण विदाई मृदु स्निग्ध सर पिच्छल लक्षण सूक्ष्म द्रव। कफ की बात करते हैं शीत स्निग्ध गुरु पिच्छल लक्षण अभिषंद द्रव मंद कठिन स्थिर स्थूल शांत। तो ये जो है ना, ये जो टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, वात दोष पढ़ेंगे, पित्त पढ़ेंगे, कफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम डिटेल में इनके गुण पर चर्चा करेंगे, इनके स्थानों पर चर्चा करेंगे, इनके भेद पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि अगर मान लो आपको वातज विकार है, अगर आपको वातज विकार है तो आपको फिर ऐसे आहार नहीं लेना है जिसमें रुक्षता हो, जिसमें लघुता हो, जिसमें शीत का गुण हो, खर का हो, विषद का। क्यों? क्योंकि ये बात को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बताने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको जिस भी दोष का विकार है तो आपको उस दोष के गुण वाले आहारों और विहार को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में जब चैप्टर पर अलग अलग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा जो चैप्टर है त्रिदोष का वो कंप्लीट हो जाता है।